जो जरूरी पॉइंट है सबके लिए, स्पेशली यंग लोगों के लिए, वो ये है कि वो जितने पैसे कमाते हैं उससे कम खर्च करें। हिस्टोरिकली देखें तो देर आर एक्सपेरिमेंट्स जिसमें दो बच्चों को जो है वो बिठाया है और दोनों को एक चॉकलेट दी है और कहा है कि अगर 5 मिनट नहीं खाओगे तो दो मिलेंगी या तीन मिलेंगी, और जिस बच्चे ने वो खा ली है वो हैज नॉट डन एज वेल इन लाइफ, एंड जिसने वो चॉकलेट नहीं खाई और 5 मिनट वेट किया वो देव बिन मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। जो मार्केट की सिचुएशन है इसमें अभी आप क्या देख रहे हैं कि मजीद गुंजाइश है मार्केट के ऊपर जाने की? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें क्या बता रहे हैं? ओवरऑल क्या सिचुएशन बन रही है? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम साइकिल में कहाँ हैं। देखें, एक इस पूरे के पीछे एक पॉलिटिकल साइकिल भी है, फिर एक फिजिकल स्पेस का साइकिल है, फिर एक वैल्यूएशन का साइकिल है और एक अर्निंग्स का साइकिल है। हमारी जो फॉर्म है वो तो चाहती है कि यार पैसा डबल होना चाहिए, और 5,000 जब किसी से बात कर रहे हैं, मैं अपने घर में अपनी वाइफ से भी बात करता हूँ कि 5,000 सेव करना शुरू करो, तो जवाब यही मिलता है कि इससे क्या बनेगा होगा। तो वो इम्पैक्ट लोगों को समझ नहीं आती, जो कंपाउंडिंग है इसको बताएंगे कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए कि इससे क्या आउटकम जनरेट हो सकता है। इन्वेस्ट करने के लिए आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल क्या हालात चल रहे हैं? शुरू में तो आपने बताया कि आपके कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ा, पता नहीं था आप कर क्या रहे हैं, जो कि शुरू में हर एक साथ होता है। जनरली ये हुआ है कि चीज बहुत बढ़ गई और नहीं बेची, और फिर जब वॉरेन बफेट ये कहता है कि इतने कम स्टॉक्स हैव मूव्ड द नीडल जिंदगी में, तो हमारे साथ भी हो। आपने लॉस इतना करना है कि आप सरवाइव कर सकें। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप ये ना हो कि आप मार्केट से आउट हो जाए। कि भाई किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, आज गाड़ी ले ली, घर ले लिया, तो उससे भी बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन वो आपने बताया कि आपने ज़्यादा जो लर्निंग है वो खुद से की है, तो आपकी जो लर्निंग है, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है? स्टॉक्स की बस बेस्ट बात ये होती है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारे साथ इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं, यूसुफ फारूक साहब, जो कि डायरेक्टर हैं चेस सिक्योरिटीज़ के, और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ये गहरी नज़र रखते हैं। आज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम इनसे सीखते हैं, बिकॉज आपको पता है कि स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही ऊपर जाई जा रही है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसने कितना ऊपर जाना है और आगे क्या सूरत हाल बनने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अली भाई आप कैसे तो हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम टुडे। हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे, बट फाइनली वी मैनेज टू बी ऑनलाइन। तो आप थोड़ा सा काइंडली अपने बारे में बताते हैं यूसुफ के, थोड़ा सा जर्नी को ज़रा बता दें, ताकि फिर उसके बाद हम आगे मज़ीद गपशप लगाते हैं। अली भाई, मैंने जैबिस्ट से ग्रेजुएट किया है, फिर मैंने सीएफए चार्टर्ड लिया है। जैबिस्ट के दौरान ही मैं कुछ ट्यूशंस वगैरह पढ़ाता था, तो उस वक्त कुछ सेविंग थी, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो गई 2010 वगैरह में। और ये हमारे म्यूचुअल फ्रेंड ने, फराज बंदूकदा, जिनकी मैं इस्लामिक फाइनेंस की क्लास में जैबिस्ट में होता था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ये स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेते हो और इन्वेस्ट करते हो, तो तुम ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते इंडस्ट्री। तो उससे पहले मैं ट्यूशंस पढ़ाता था। मेरे फादर का एक होलसेल का करीमाबाद में बिजनेस होता था कराची में, तो मैं वहाँ दुकान पे बैठता था सुबह। फिर मैं यूनिवर्सिटी जाता था, फिर मैं शाम को आगे टीचिंग करता था। फिर वो आई स्विच द दुकान वाला पार्ट विद ज्वाइनिंग फॉर्चून सिक्योरिटीज। तो फिर मैंने फॉर्चून ज्वाइन किया, 4 साल मैंने फॉर्चून में गुजारे, वहाँ सेल्स में भी टाइम गुजारा, रिसर्च में भी टाइम गुजारा। कुछ उसके दौरान कुछ स्मॉल कैप्स का शौक हो गया, थोड़ा सा वॉरेन बफेट वगैरह पढ़ता था उस वक्त, और लगता था कि पता है कि बफेट क्या के क्या फिलॉसफी है, वो अभी तक भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। बट उस वक्त से शौक हो गया। फिर जेएस इन्वेस्टमेंट्स गया, फिर एक कंपनी है प्रोविडस कैपिटल, वहां पे 2 साल फंड चलाया। फिर उसके बाद एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, तो वो कंपनी 3-4 साल से हम चला रहे हैं। साथ में जो है वो ये चेज में एक नया ब्रोकरेज हाउस खुला, और जो है वहां पे एक अपॉर्चुनिटी आई, तो आई हेल्प आउट चेज विद रिसर्च, और साथ में जो है वो एक प्राइवेट बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का चल रहा है। उसके बीच में एक दो लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड्स पे कुछ टाइम गुजारा, एक दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कोक डाबर की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, उसके बोर्ड पे कुछ टाइम गुजारा। तो काफी सारी चीजें की हैं। और फिर उसके बीच में हर एक 15 साल मार्केट में इन्वेस्टिंग भी की है। तो 2012 से 17 का बुलरन भी देखा, 17, 18, 19 में जो मार्केट में थोड़े हालात खराब हुए वो भी देखे, फिर कोविड देखा, कोविड की रैली देखी। उसके बाद फिर 2022-23 का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी और मार्केट में भी जो हुआ वो भी देखा। और उसके बाद अभी एक मदर ऑफ ऑल बुल देख रहे हैं। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस विल नॉट बी द लास्ट, एंड ट्रीज डोंट ग्रो टू द स्काई ऑल्सो। बट अभी तो देखें चीजें
द बेट इज कि चीजें सही रहेंगी। बहुत अच्छा आपका माशाल्लाह एक्सपर्टीज और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बैकग्राउंड है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स का। और ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज था कि जो फराज बंदूकदा हैं वो भी इन्वेस्टमेंट फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं, तो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। और आपकी माशाल्लाह उनके साथ बड़ी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है। सो ग्रेट टू हियर अबाउट बिल्कुल दैट बिल्कुल। एज वेल। तो यूसुफ, आपकी एक्सपर्टीज से आज हम फ़ायदा उठाएंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हालात क्या बन रहे हैं। जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की आपने, कि लोग यूफोरिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खुशी से छलांगे मारने लग जाते हैं जब मार्केट ज़रा बुल रन वाली सिचुएशन बनती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना चाहिए कि ये गर्दिश लैलो नहार है, जिन चीज़ों ने ऊपर जाना है नीचे भी आना है, तो उसको माइंड में रखना चाहिए। और मेरा ख्याल है यही एक की लेसन है जो मैं समझता हूँ कि आज ऑडियंस को लेना चाहिए। यूसुफ पैंडी, थोड़ा सा ये भी बताएं कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है और इस वक्त जहाँ पे पहुंच चुकी है, इसमें अभी आप क्या देख रहे हैं कि मजीद गुंजाइश है मार्केट के ऊपर जाने की? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें क्या बता रहे हैं? ओवरऑल क्या सिचुएशन बन रही है? जी भाई देखें, पहले तो ना ये दो तरह के इन्वेस्टर्स होने चाहिए। और जो ऑडियंस इसमें है उसमें 99% लोग एक तरह के होंगे और 1% लोग दूसरी तरह के होंगे। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोगों को इंडेक्स करना चाहिए या कोई म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर वो पूरा दिन ना लगा सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, कि अगर आप खुद स्टॉक्स नहीं सेलेक्ट करते हैं और आपको कोई फंड मैनेजर आपने रखा हुआ है या आप इंडेक्स करके करने की कोशिश करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं होती है ये पता करने की कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और एसआईपी करते रहना हर महीने वो ज्यादा जरूरी है इससे कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। जो जरूरी पॉइंट है सबके लिए, स्पेशली यंग लोगों के लिए, वो ये है कि वो जितने पैसे कमाते हैं उससे कम खर्च करें और अपनी पर्सनल इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, और जो पैसे खर्च करते हैं वो कम करने की कोशिश करें, ताकि हर महीने एक सेविंग बननी शुरू हो। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है ना, आपके पास लाखों रुपए हो इन्वेस्ट करने के लिए। आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी मंथली हर महीने इन्वेस्टमेंट आपकी लाख की भी सेविंग हो सकती है, 10 लाख की भी सेविंग हो सकती है और 5,000 की भी सेविंग हो सकती है। लेकिन जरूरी यह है कि सेव करें और स्टार्ट करें। जिसने नहीं स्टार्ट किया वो स्टार्ट करे। और ये एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। हम कंपनी में पैसे डाल रहे हैं तो ये वैसे ही है जैसे हम कोई दुकान खरीद रहे हो या कोई प्लॉट खरीद रहे हो या कोई घर खरीद रहे हो। बस फर्क ये है कि ये डिविडेंड देता रहेगा और ये बड़ा होता रहेगा। जब आप घर खरीदते हैं नॉर्मली तो घर बड़ा नहीं हो जाता, और क्या आपने एक घर खरीदा था वो और बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कंपनीज बड़ी होती जाती हैं, हर साल एक पे आउट भी करती रहती हैं, और और एक रिटर्न ऑन इक्विटी एक बाजार बना रही होती है। तो उससे आप देखेंगे कि 2001 में जो बाजार 1,500 थी वो आज 1,40,000 के पास है। तो इसका मतलब ये है कि 20% लॉन्ग टर्म एवरेज सीएजीआर बन गया है। लेकिन हर पॉइंट से सीएजीआर 20% नहीं बना है। आप 2017 के टॉप से लेंगे तो कम बना है, 2018 के टॉप से लेंगे तो कम बना है, 2023 के बॉटम से लेंगे तो बहुत ज्यादा बना है। लेकिन जरूरी जरूरी है ये समझना कि अगर आज आप 30 साल के हैं तो आप ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप उस वक्त यूज करें जब आप 60 साल के हो। तो फिर आपका एक इन्वेस्टिंग का अच्छा फ्रेमवर्क और माइंडसेट बन सकेगा। ज्यादातर लोगों को इंडेक्स करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में डालने चाहिए या कोई अच्छा ईटीएफ सेलेक्ट कर लेना चाहिए जिसमें वो हर महीने पैसे ऐड करते रहे, और ये वो पैसे हो जो उनको रिटायरमेंट पे ही चाहिए, या 10 साल 15 साल 20 साल के बाद चाहिए, और ये कंपाउंड हो के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर 1,500 रुपए अगर आपने 2001 में डाले थे तो वो आज 1,40,000 रुपए हो गए ओवर 25 ईयर्स। और जाहिर है इसके बीच में होता ये रहा है कि अगर किसी ने 25 साल ये किया है तो उसने मार्केट के पीक्स भी देखे हैं, उसने मार्केट के ट्रफ्स भी देखे हैं। द रूल इज कि आप पीक पे भी डालें पैसे और आप ट्रफ पे भी डालें, और आप ये फिक्र ना करें कि बाजार कहाँ लगती है। अच्छा, फिर आ गए दूसरी तरह के लोग जो आपने सवाल देखें। अगर आप मार्केट टाइम करने की कोशिश करते हैं ना, तो पहले तो हम ये समझ लेते, पहले तो बहुत जरूरी है समझना कि देखें एक साइकिल है इकोनॉमी की और एक साइकिल है स्टॉक मार्केट की, और स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस की। तो देखें अभी हम 2023 वाले लेवल्स पे अब नहीं है, लेकिन हम 2017 वाले लेवल्स पे भी नहीं है। 2023 में आपको 3 और 4 टाइम्स अर्निंग्स पे कंपनीज मिल रही थी, 2017 में आपको 12 और 14 टाइम्स अर्निंग्स पे भी अच्छी कंपनीज नहीं मिल रही थी। अब हम उसके बीच में कहीं हैं। तो हम वी आर नॉट एट द बॉटम एंड वी आर नॉट एट द टॉप। अच्छा, एक हो गई ये वैल्यूएशन की साइकिल। इस वैल्यूएशन की साइकिल के साथ एक अर्निंग्स की साइकिल होती है। तो क्या अर्निंग्स पीक हो गई हैं और अर्निंग्स नहीं बढ़ सकती हैं? तो ऐसा भी नहीं लगता कि अर्निंग्स नहीं बढ़ सकती हैं। तो हम अभी अर्निंग्स के साइकिल पे भी मोस्ट लाइकली हम अर्निंग्स के साइकिल पे मोस्ट लाइकली स्टार्ट पे हैं। फॉर सम कंपनीज हम अर्निंग्स के साइकिल में बहुत आगे आ गए हैं।
लेकिन देखिए अर्निंग्स अर्निंग्स ना अब आनी शुरू हो सकती हैं। बहुत सारी कंपनीज, आप जितनी, आप काफी सारी कंपनीज देखेंगे पाकिस्तान में 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है, कोई 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम है। फिर अगर हम टोटल डेट देखें कि कंपनीज ने कितना लोन लिया हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो ये नंबर 2006 में मेरा ख्याल है होता था 22%, 2008 में होता था 18%, ये नंबर आज 10-11% है। तो कंपनीज लेवरेज्ड भी नहीं है, इसका मतलब है बैंकों ने लोन भी नहीं लिए हैं। ये एक अलग स्टोरी है कि वो क्यों हुआ है, और गवर्नमेंट ने सारे पैसे बोरो कर लिए हैं, और गवर्नमेंट प्रिंट करके जब भी पैसे डालती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन और एक क्राइसिस हो जाता है, और पाकिस्तान में बार बार क्राइसिस में। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम साइकिल में कहाँ हैं। देखें, एक इस पूरे के पीछे एक पॉलिटिकल साइकिल भी है, फिर एक फिस्कल स्पेस का साइकिल है, फिर एक वैल्यूएशन का साइकिल है, और एक अर्निंग्स का साइकिल है। तो देखें, पॉलिटिकल साइकिल में अभी इस वक्त ये लग रहा है कि हम ऐसी जगह पे हैं कि देखें, अल्लाह करे सब लोग, जो लोग ताकतवर हैं इस मुल्क में, वो एक जगह बैठ जाएं, और जो अभी करंट भी सिचुएशन है कि एक पार्टी को आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया है, और जब एक की बारी आती है तो वो दूसरे के साथ ज्यादती करता है, और जब दूसरे की बारी आती है तो वो पहले के साथ ज्यादती करता है, और हम ये करना बंद कर देंगे क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। एंड देयर इज अ चांस कि ये दोबारा 2029 में जब इलेक्शन हो तो दोबारा ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाए। अब दुआ यही करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। लेकिन अभी इस वक्त हम पॉलिटिकल साइकिल में ऐसी जगह पे लग रहे हैं कि शायद 3 साल यहाँ से कुछ भी ना हो इस तरह का। जब दूसरा यह है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ का प्रोग्राम सिक्योर कर लिया है, करेंसी, और पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल हालात हैं वो अब 1-1.5 साल पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला था, अब नहीं होने वाला। अच्छा, फिर आपको छोटे 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 पॉकेट्स ऑफ इंप्रूवमेंट नजर आ रहे हैं। आप बाइकों की सेल देखेंगे तो आपको लगेगा बढ़ गई है। आप गाड़ियों की सेल देखेंगे, और ये है विद 3 मिलियन रुपी लिमिट ऑन लीजिंग, तो आप देखेंगे कि गाड़ियों की सेल बढ़ रही है। फिर हमारा ज़ाहिर है ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इससे भी हमें कुछ पॉकेट्स का अंदाजा होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप होम अप्लायंसेस कंपनीज देखेंगे, आप लिस्टेड वाली भी देखेंगे या आप अनलिस्टेड भी देखेंगे, तो आपको वहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिविटी नजर आ रही है। फिर आपको बहुत ज्यादा लोकलाइजेशन नजर आ रही है। फिर क्योंकि क्राइसिस आया था 3-4 साल पहले, तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपोर्ट पे बहुत जोर मारा है, जिसके रिजल्ट्स अब आपको छोटे 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 पॉकेट्स में जगह 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 नजर आ रहे हैं। आपको आईटी में तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी जगह जगह पे वो नजर आ रहे हैं। देर आर सम लिस्टेड कंपनीज दैट हैव डन रियली वेल ऑन द बैक ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डन वेल ऑन द बैक ऑफ द लोकल इकोनॉमी रिकवरिंग। तो कुछ कंपनीज रिकवर कर गई हैं, कुछ अभी करना शुरू करेंगी। सही, जिनमें ज्यादा डिस्ट्रेस था वो अब रिकवर करना शुरू होंगी। तो देर विल बी पॉकेट्स दैट विल आउट परफॉर्म, देयर विल बी पॉकेट्स जो आप समझ लें एक तरीके से स्टेज 2 पे आ गए हैं, कि जो डिस्ट्रेस वाली वैल्यूएशन थी वो खत्म हो गए, वो ऊपर आ गए हैं, और अब यहां से रिटर्न्स उतने उतने एबनॉर्मल नहीं होंगे। और कुछ कंपनीज हैं जिनका लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत बुरा रहा है, और कंपनीज सही हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन डेट में या डिस्ट्रेस में थे, तो वो अब टर्न अराउंड होना शुरू होंगे। तो तो अभी भी लगता है कि देर आर मेजर पॉकेट्स ऑफ इंप्रूवमेंट जो डेटा में नजर आ रही हैं। अच्छा, और ये है इस सब के बावजूद, ये जो बाइकें बिक रही हैं, ये इस सब के बावजूद है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है पाकिस्तान का, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में। वो आपको ट्रैक्टर की सेल से भी नजर आएगा, आपको मीडिया पे भी नजर आएगा, और ये हुआ इसलिए है क्योंकि डीरेगुलेट हो रहा है सेक्टर। पहले वीट के ऊपर से सपोर्ट प्राइस हटी है, फिर शुगर केन के ऊपर से सपोर्ट प्राइस हटी है। ऐसा, ये चीनी की प्राइस गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की अभी कोशिश की है, जो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, और मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए। उसके सामने जाहिर हुआ ये है कि चीनी की डिमांड शायद इस साल उस तरह की नहीं है जैसी नॉर्मली होती है। तो अ, तो देखें, पॉकेट्स ऑफ इंप्रूवमेंट है, करंट अकाउंट सरप्लस है डिस्पाइट एग्री डूइंग वेरी बैडली। और अब नजर आ रहा है कि अब लोग प्रोजेक्ट्स भी लगाना शुरू कर रहे हैं, लोग बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हैं। जरा 2 साल एक नॉर्मल मिले हैं बिजनेसेस को बहुत टाइम के बाद, जिसमें डिमांड की कॉन्ट्रैक्शन भी बंद हो गई है। तो अब लग रहा यही है कि अब जो है वो लोग प्रोजेक्ट्स लगाना शुरू करेंगे, लोग बिजनेस करने के बारे में सोचना शुरू करेंगे, और आहिस्ता 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 ग्रोथ विल रिकवर। वी जस्ट हैव टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें स्लो होती हैं। जब कोई फैक्ट्री कोई प्रोजेक्ट लगाने का सोचती है, तो वो प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक 3 साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गवर्नमेंट या कोई कोई बटन दबाए और अगले दिन सुबह से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, अनलेस आप वो पैसे पंप करके ग्रोथ कर रहे हैं। और पैसे पंप करके ग्रोथ करने के हमने नतीजा पहले देख लिया है। तो अब लगता ये है कि अब लगता यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रोथ होना अब शुरू होगी, और कोई बजाहिर कोई इस ग्रोथ को खराब करने वाली चीज नजर नहीं आ रही, अनलेस कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर या मीडिया प्रेशर पड़ जाए और गवर्नमेंट दोबारा पुरानी चीजें करना शुरू कर दे, जो आईएमएफ प्रोग्राम्स में अनलाइकली होती हैं।
अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान हैव जनरली बिहेव्ड वेल जब आईएमएफ का प्रोग्राम होता है, चाहे वो हम अर्ली 2000s देखें या 2012 से 17 तक देखें या अभी देखें पिछले 2-3 साल में। तो गवर्नमेंट्स हैव बिहेव्ड वेल अंडर आईएमएफ प्रोग्राम जब आईएमएफ प्रोग्राम्स को चलाया गया है। जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो फिर आईएमएफ प्रोग्राम भी खराब होता है और जो है फिर फिजिकल फिजिकल साइड भी आउट हो जाती है, तो गवर्नमेंट पैसे बहुत प्रिंट कर देती है, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, आउटपुट बढ़ता नहीं है और करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, करेंसी चली जाती है और वो हालात हो जाते हैं जो हमने 23 के एंड पे देखे या हमने 18-19 में देखे या हमने 2009-10 में देखे। तो मेरा ख्याल है वी आर मिड साइकिल, जहाँ पे सही है, स्टॉक मार्केट तो बढ़ गई है बट इकोनॉमी अब ग्रो होना स्टार्ट, मुझे लगता है कि आप इकोनॉमी को ग्रो करना स्टार्ट कर देना चाहिए एंड दिस दिस विल बी नेचुरल ग्रोथ। हमें ये भी समझना है कि देखें, चाइनीज इकोनॉमी पहले 10 साल 4% पे ग्रो की है, फिर 10 साल 5 पे की है, फिर 10 साल 6 पे की है, तो 6 नहीं होना शुरू हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी स्लो क्योंकि बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं पाकिस्तान में बिजनेस करने के में। बहुत अच्छा कंप्रीहेंसिव एनालिसिस किया आपने, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपकी एक बात मैंने, आपने कहा कि 5000 रुपीज भी अगर आपके पास हो तो उससे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और ज़रा दूर की सोचें कि जब आप रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे तब आपके पास क्या उसका आउटकम होगा। यूजली हमारी जो अवाम है वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती, जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं कि 2.5-3 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते लोग स्टॉक्स के अंदर। जबकि इसके बरक्स जो इर्द गिर्द के कंट्रीज़ हैं, इंडिया को ले लें, वो सारे कंट्रीज़ बाकी हमसे आगे हैं। वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा आगे हैं, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 100% लोगों के अकाउंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में एंड देयर इन्वेस्टिंग। तो माइंडसेट शिफ्ट कैसे होगा? आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, देयर अदर प्लेयर्स हु आर माशाल्लाह डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, सरमाया वाले अच्छा काम कर रहे हैं, अब्दुल रहमान नजम हैं और बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे आपके साथ अभी रिसेंटली जो आपका एक ट्विटर मैंने देखा, जिस पे ट्वीट मैंने देखा जिस पे आपने मेंशन किया था, यू मेंशन अ फ्यू नेम्स, और आपने कहा यार ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी उजागर करने में। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बिकॉज हमारी जो कौम है वो तो चाहती है कि यार पैसा डबल होना चाहिए। और 5,000 जब किसी से बात कर रहे हैं, मैं अपने घर में अपनी वाइफ से भी बात करता हूँ कि 5,000 सेव करना शुरू करो, तो जवाब ये मिलता है कि इससे क्या बनेगा और लॉन्ग टर्म में इससे क्या होगा। तो वो इम्पैक्ट लोगों को समझ नहीं आती, जो कंपाउंडिंग है। थोड़ा सा इसको बताएंगे ये क्या, कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए कि इससे क्या आउटकम जनरेट हो सकता है। चलिए भाई देखें, बेट ये है कि विद टाइम ये ऑटोमेटिकली होगा। अब चाहे वो मैं करूं, आप करें या 500 और लोग करें, लेकिन ये इवेंचुअली हो जाएगा। और ये इवेंचुअली हो इसलिए जाएगा क्योंकि ये देखें, एक तो वजह पाकिस्तान में ये कम होने की है कि सिक्लिकलिटी इकोनॉमी की बहुत ज्यादा रही है। सही, क्रैशेस बहुत ज्यादा हो गए हैं जो इंडिया में नहीं हुए हैं या किसी और मौजूद माशरे में। हुकूमत ने आके बार बार जो है वो इतने नोट छाप के और इकोनॉमी खराब नहीं किया। पाकिस्तान में सैडली वो बहुत ज्यादा दफा हुआ है, तो उसकी वजह से हम कुछ ज्यादा पीछे हैं। उम्मीद ये है कि इकोनॉमीज ना इकोनॉमीज और गवर्नमेंट्स बहुत दफा क्राइसिस के बाद सीख जाती हैं। 91 में इंडिया में क्राइसिस हुआ, फिर वो सीख गए क्योंकि उनको सोना गिरवी रखवाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये नहीं होता। 90s में एक जॉर्ज सोरोस की का एक शॉर्ट था कि शॉर्ट करके एक दिन में ब्रिटिश पाउंड शॉर्ट करके $1 बिलियन बनाए। तो वो भी कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टूपिडिटी ही थी कि उन्होंने करेंसी को ड्वेश मार्क के साथ पैक करके रखा हुआ था और एक क्राइसिस आ गया। फिर हमने एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखा लेट 90s में। तो ऐसा नहीं है कि ये दूसरे मुल्कों में नहीं हुआ है, लेकिन हुआ ये है कि जब भी ये हुआ है तो मुल्क सीख गए। तो उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ भी सीख जाएंगे। अगर सीख जाएंगे तो और क्रैशेस नहीं होंगे तो नेक्स्ट साइकिल में इससे बहुत ज्यादा लोग होंगे। दूसरा ये है कि देखें, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था जो सीडीसी एनसीसीपीएल बनने टाइप के इदारे बनने के बाद काफी सिक्योरिटी सेफ्टी बढ़ गई है। मतलब अगर अब इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल कि कोई ब्रोकर को आप पैसे दें और वो भाग जाए, अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्ट किए हैं पैसे और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू योर मनी। दूसरा ये हुआ है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया है। आपको आपको शाम को एसएमएस भी आ जाता है, आपको ईमेल भी आ जाती है। ये चीजें पहले मौजूद नहीं थी। दूसरा ये था कि जो ईज है अकाउंट खोलने का, जिस वक्त मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी 2012 में, तो एक इतना मोटा अकाउंट ओपनिंग के लिए एक फॉर्म आता था। यू कैन नाउ डू दैट ऑनलाइन, कहीं पे यू कैन डू दैट ऑनलाइन। कहीं पे यू माइट नीड somebody at your brokerage house to help you, at your asset management company to help you, बट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमारे पास 16,000 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनसे हमने कभी बात नहीं की है। जिसका मतलब ये है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाउ अवेलेबल। अब ये सादा पे और पेमेंट के भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। और
बैंक अकाउंट्स भी सिर्फ अब बैंक अकाउंट्स नहीं है, अब डिजिटल वॉलेट्स भी बहुत है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। अच्छा, फिर एक तो ये है कि क्रैशेस की वजह से हुआ है, ये है कि क्योंकि क्रैशेस बहुत दफा हुए हैं तो ये नहीं हुआ है। दूसरा मसला ये देखें, हम हैं गरीब मुल्क, सही, लोगों के पास सेविंग एक्चुअली नहीं है। तो जैसे जैसे इनकम्स बढ़ेंगी तो उस तरीके से और लोग आते जाएंगे। देखें एक एक हुआ ये है कि अगर आप गवर्नमेंट का डेटा देखें जिसमें हम देखते हैं कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कौन बाहर जा रहा है, अगर आप हाईली क्वालिफाइड लोगों को डिवाइड कर देना बाय टोटल, तो आप देखेंगे कि 1971 में, 1998 में और 2022 या 23 में किसी वक्त ये रेशो अचानक से बहुत बढ़ गया। जिसका मतलब ये है कि जब मुल्क में बहुत ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन होती है तो पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाते हैं। यही तो लोग सेव करेंगे, यही तो लोग ज्यादा कमाएंगे, तो अब वो बाहर जाएंगे और अब वो अपनी इनकम का एक छोटा सा पोर्शन भेजेंगे, यहाँ काम नहीं करेंगे। तो आफ्टर एवरी क्राइसिस दिस हैपेंस। बट उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि तो बहुत सारे दूसरे लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जो जो उससे नहीं मिलती। तो एक अच्छा फिर ये होता है कि इकोनॉमी भी सही हो जाती है इससे, कि आप क्राइसिस हुआ, लोग बाहर गए, उन्होंने पैसे भेजना शुरू हो गए कर दिए, रेमिटेंसेज आना शुरू हो गए ज्यादा, तो आपकी इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिल गई। तो देखिए, मतलब सादी इकोनॉमिक्स है और एक इनविजिबल हैंड है जो ये चीज करके दे रहा है कि क्राइसिस हुआ, लोग बाहर गए, रेमिटेंसेज आए और चीजें सही होना शुरू हो गई। तो इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माय बेट इज कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा लोग ये काम करना शुरू कर देंगे और इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, और चाहे वो आप करें या मैं करूं, पीपल विल फिगर इट आउट बिकॉज इट्स हैपेंड इन इंडिया ऑल्सो। और मैं तो बहुत ज्यादा जो है वो इंडियन यूट्यूब पे जो इंडिया में बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मैं तो बहुत वीडियोस देखता हूँ। मेरी रोज की एक एक वीडियो होती है, इधर इट्स अ यूएस इन्वेस्टर और एन इंडियन इन्वेस्टर, आई ट्राई टू स्पेंड 1 आवर एवरी डे वॉचिंग सम वीडियो। और उसमें यही होता है कि इफ आई एम गेटिंग टू हैंग आउट विद कोई बड़ा इन्वेस्टर फॉर एन आवर अ डे, मतलब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना। मतलब 10 साल पहले तक, ये 10-20 साल पहले तक आपको ये एक्सेस अवेलेबल नहीं था। अब आपको आज मोनीश पबराई के साथ 1 घंटा गुजारना है तो आप गजा गुजार लें, या आपको वॉरेन बफेट के साथ 1 घंटा गुजारना है तो आप गुजार लें, आपको चार्ली मंगर के साथ घंटा गुजारना है गुजार लें, आपके साथ 1 घंटा गुजारना है गुजार लें, मेरे साथ गुजारना है गुजार ले कोई। बट बट ये पहले अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी और अब बहुत आसान है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ जाएंगे। और फिर दूसरा ये भी होता है कि जैसे जैसे लोग स्टोरीज सुनते हैं ना दूसरे लोगों की, कि भाई किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, आज गाड़ी ले ली, घर ले लिया, तो उससे भी बहुत लोग मोटिवेट होते हैं। लेकिन वो थ्रू साइकिल्स ही होता है। देखें एक साइकिल गुजरती है, 5 साल गुजरते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त पैसे बनाते हैं तो आप भी शुरू करते हो। सैडली पाकिस्तान में होता क्या है कि वो साइकिल चलती नहीं है, और जब आप आते हो, आपके दोस्त ने तो पैसे बना लिए थे, जब आप आते हो तो कहानी खत्म हो चुकी होती है। इस दफा ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा नीचे आ गई थी और हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए थे कि मार्केट 2 साल चलने के बाद भी बहुत शायद जगह है। जबरदस्त। आपने बड़ी अच्छी बात की है। आई रियली लाइक डेट कि किसी बंदे के साथ जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, अगर आप 1 घंटा गुजार सकते हैं, जैसे इंडियन, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ हुआ है फाइनेंशियल लिटरेसी पे। आप की एक वीडियो से मुझे पता चला था राकेश झुंझुनवाला का, तो मैंने थोड़ा सा उनके बिल्कुल। ऊपर भी थोड़ा सा वीडियोस देखी, तो काफ़ी लर्निंग होती है, काफ़ी प्रिंसिपल्स आपको इन्वेस्टिंग के पता चलते हैं। जो चीज़ री इन्फोर्स हो रही है ना ये सारे नॉलेज गेन करके, वो यही हो रही है कि फोकस इज ऑलवेज शुड ऑलवेज बी ऑन द लॉन्ग टर्म। और जो इन्वेस्टिंग है, इट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। यूजली हमें पता नहीं होता चीज़ों का, जो हम जो कर रहे होते हैं वो स्पेकुलेशन होती है, और हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत बहुत बड़े दफा तीस हुई। मार खान और इन्वेस्टर बन गए। आप कैसे देखते हैं? आप आपका जो मुझे ख्यालात, एक तो आपकी मुझे बात पसंद आई कि यू ऑलवेज सी द ग्लास हाफ फुल, एक ऑप्टिमिस्ट आप हैं, रियलिस्ट ऑप्टिमिस्ट हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक अच्छी चीज आपकी ये लगी है कि थोड़ा सा ये बताएं कि एक तो शुरू में ही आपने कह दिया कि यार लॉन्ग टर्म पे फोकस होना चाहिए। आप पर्सनली अपना बताएं कि आपने ट्रेडिंग कभी की, या थ्रू आउट जब से आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो आपका फोकस हमेशा से ही लॉन्ग टर्म रहा है? अली भाई, शुरू में कुछ नहीं आता था। पहले 2 साल पता नहीं क्या किया है। जिस वक्त यूनिवर्सिटी में कर रहा था उस वक्त कोई आइडिया नहीं है मुझे कि मैं क्या कर रहा था और मैं जो ले रहा था वो क्यों ले रहा था। और ये जो लॉट कैम है, ये लॉट पीटीए होता था, मेरा ख्याल है मैंने मेरी पूरी सेविंग इसमें लगी हुई थी, और वो 15 रुपए से 10 रुपए हो गया था। और उस दिन के बाद से ना वॉल्यूम से खौफ होना शुरू हो गया था कि भाई ये स्टॉक में वॉल्यूम हो रहा है, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ये लेना चाहिए। और फिर उसके बाद समझना शुरू किया। तो लेट 2011 इज व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि जो वो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है पहला साल सबको यूनिवर्सिटी में ये करने वाला जाया कर देना चाहिए, लेकिन आप स्टार्ट करोगे तो समझ आएगा ना। ये बताएं कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं। शुरू में तो आपने बताया कि आपकी कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ा, आपको पता ही नहीं था आप कर क्या रहे हैं, जो कि शुरू में हर एक साथ होता है। अभी
ओवरऑल जो अब तक कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट्स, कितना बड़ा नुकसान, कोई एक आध एग्जांपल दें आपने किया हो, या कोई ऐसी चीज जिसमें आपने काफी ज्यादा नुकसान उठाया हो? अच्छा देखिए, अभी तक ना कोई ऐसा नहीं हुआ है कि इनिशियल पोजीशन जहां ली हो उससे कभी कोई बहुत बड़ा लॉस किया हो, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। जनरली ये हुआ है कि चीज बहुत बढ़ गई और नहीं बेची और फिर बहुत नीचे आ गई, तो ये कुछ दफा हुआ है। तो जैसे 2016 में मेरा ख्याल है एक कंपनी में मेरी बहुत अपने हिसाब से बहुत बड़ी पोजीशन थी, चश्मा शुगर में। और फिर रिजल्ट वो नहीं आया था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये 8 साल पुरानी बात है। और स्टॉक जो है वो एक दिन मेरा ख्याल है 164 पे अपर कैप था और 146 पे बंद हुआ था। उसका कुछ 5% का लॉक लॉक होता था। और फिर वो शेयर्स मेरे बिके जो है वो 100 रुपए पे। तो वो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन मसला इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्टॉक ओरिजिनली खरीदा 10 रुपए पे था। एक दफा ये हो चुका है 2013 के नवंबर में कि मेरा पोर्टफोलियो में सिर्फ सीमेंट स्टॉक्स होते थे। और उन 15 दिन वगैरह में कुछ लकी सीमेंट ने एपीसीएमए से रिजाइन कर दिया था और स्टॉक्स आधे हो गए थे। तो मेरा 40 लाख का टोटल पोर्टफोलियो सिर्फ 20 लाख रुपए हो गया था। और ये 2 हफ्ते के अंदर हुआ था। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब मैं थोड़ा सा टाइम हो गया है तो अब डाइवर्सिफाई थोड़ा ज्यादा करता हूँ। अब ये सोच, और हम क्लाइंट्स को भी ज़ाहिर है यही कहते हैं कि भाई आप ये सोचो कि एक स्टॉक में अगर आप कोई इस तरह की चीज करते हो तो कोई एक स्टॉक में जो लॉस हो वो पोर्टफोलियो का एक छोटा परसेंटेज होना चाहिए। तो अगर आप 10% ही एक स्टॉक में, तो द मैक्स दैट यू कैन लूज इज 10। पाकिस्तान में जनरली कंपनियां बंद होती नहीं है। तो आपने अगर किसी चीज में 10% डाला हो तो यू कैन लूज, तो यू कैन जनरली लूज 50-60% ऑफ दैट अमाउंट। तो 5-6% पोर्टफोलियो का जाता है। इस तरह की चीजें जरूर हुई हैं कि जहां स्टॉक खरीदा वहां बेचा नहीं। लॉट कैम में एक दफा हुआ था, लॉट पीटीए में होती थी उस वक्त ये कंपनी। उसमें हुआ था कि 15 पे लिए थे और फिर 10 पे बेच दिए थे। और बहुत जरूरी होता है कि आपको अगर पता चल जाए कि आप गलत हो गए हो और द स्टोरी इज नॉट प्लेइंग आउट द वे दैट यू थॉट, तो आप एग्जिट कर जाओ जल्दी। जब आपने रिजल्ट देख लिया है, आपको समझ में आ गया है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट। बहुत दफा क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरी ये कॉस्ट है, जब कॉस्ट से ऊपर आएगा तो फिर मैं देखूंगा, और अगर वो मैंने किया होता तो मैं 5 साल और बैठा रह जाता। तो बहुत जरूरी है कि जब आपके पास नई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो आप उसके ऊपर एक्ट कर जाएं। आप उसको सही से एनालाइज करें और फिर आप एक्ट कर जाएं। तो अगर आपको लग रहा है आप गलत हो गए तो आप गलत हो गए, कोई बात नहीं। गलत सब गलत होते हैं। अगर मैं 10 स्टॉक्स खरीदता हूँ तो मैं 4 में गलत होता हूँ, 6 में सही होता हूँ। और ये भी बहुत अच्छा रेशो है। मतलब मतलब स्टॉप लॉस। आई थिंक बफेट सेज के 65 से जब से बर्कशायर चल रही है तो 12 कोई ऐसे डिसीजंस हुए हैं जिन्होंने नीडल मूव की है। दिस इज probably 3-4% ऑफ टोटल डिसीजंस टेकन। और मैं बफेट नहीं हूँ। और जब जब वॉरेन बफेट ये कहता है कि इतने कम स्टॉक्स हैव मूव्ड द नीडल जिंदगी में, तो हमारे साथ भी होगा, हम भी गलत होंगे। कोई गलत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक्स की बस बेस्ट बात ये होती है कि जो अपसाइड होती है वो इनफाइनाइट होती है, और जो डाउन साइड होती है वो ये होती है कि जो आपने पैसे डाले हैं वो चले जाएं। शॉर्ट करने में एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। तो इसलिए शॉर्ट करने को सब लोग बहुत डिस्करेज करते हैं, क्योंकि शॉर्ट करने में आप डाउन साइड जो है वो अनलिमिटेड होती है और अपसाइड ये होती है कि आपके डबल हो जाए पैसे। वेरी गुड लर्निंग्स देयर। जो आपने बात की है, इसमें जो दो तीन आपने इंस्टेंट्स बताए हैं, जो मेरे लिए इसमें लेसन्स हैं, एक तो ये कि एक बुक मैंने पढ़ी थी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल की। तो उसमें यही बात थी कि आपने लॉस इतना करना है कि आप सरवाइव कर सकें। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप, ये ना हो कि आप मार्केट से आउट हो जाएं। आप तभी बिल्कुल। सक्सेसफुल हो सकते हैं जब तक आप मार्केट में रहेंगे। अगर आप ना मार्केट से बाहर हो गए, इतना ज्यादा आपने रैश मूव किया कि आप सड़क पे आ गए, अब आपके पास, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, यू फाइनेंशियली डेवास्टेटेड, तो फिर आप दोबारा उठ नहीं सकते। अली भाई देखें, ये भी होता है कि जो जो ये वाला सवाल होता है ना कि अभी सही टाइम है क्या इन्वेस्ट करने का। देखें, कोई कोई टाइम सही नहीं होता और कोई टाइम गलत नहीं होता। आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ये टूल यूज करना है या नहीं करना है। आपको स्टॉक मार्केट को एज अ टूल फॉर अपनी पर्सनल वेल्थ क्रिएशन यूज करना है या नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आप जब इन्वेस्ट करोगे तो आप डाउन साइकिल में भी होगे मार्केट में, आप अप साइकिल में भी मार्केट में होगे और आप डाउन साइकिल में भी होगे। तो आपको पिच पे खड़े रहना होता है और फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। कभी स्टॉक्स बहुत सस्ते हो जाते हैं तो खरीदने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, कभी स्टॉक्स बहुत महंगे हो जाते हैं तो बेचने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जो बहुत की जरूरी चीज है ना वो पेशेंस है। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने कोई स्टॉक लिया और आप बोलोगे 6 महीने हो गए हैं कुछ नहीं हुआ। भाई अगर एक स्टोरी प्ले आउट होने में 2 साल 3 साल लगने हैं
तो सारे 2-3 साल लगेंगे। अगर आपने कोई चीज ये सोच के खरीदी है कि 6 महीने बाद रिजल्ट अच्छा आएगा, तो 3 हफ्ते में नहीं स्टॉक जरूरी है कि बढ़ जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है नहीं बढ़े। तो बहुत जरूरी होता है पेशेंस और पिच पे खड़े रहना। आप शॉट मारेंगे तो आप आउट होंगे, लेकिन आपको पिच पे खड़े रहना है, ताकि आपको, आप बॉलें तो देख रहे हो ना जो आ रही हैं, ताकि जब कोई अच्छी बॉल आए तो आप मार दें, बस आपको कैच आउट नहीं होना। वेरी गुड। नहीं, ये बड़ी आपने अच्छी बात की है। वैसे आजकल ना मार्केट में दो तरह की एडवाइस बड़ी आ रही है, जो अगर यूट्यूब कंटेंट भी देखें या जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या नॉलेजेबल लोग हैं जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, एक जो आपने बात की है ना कि लॉन्ग टर्म वाली अप्रोच होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और मार्केट के अंदर आपको रहना चाहिए, ताकि अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे लेकिन आप नीचे वाले पे होंगे तो फिर आप ऊपर जाएगी मार्केट तो फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि आप तब पैसे इन्वेस्ट करें जब चीज़ जो है ना वो टेक ऑफ करने वाली हो, और अपना एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, टेक्निकल एनालिसिस, कि आप उसको देख सकें, प्रिडिक्ट कर सकें। ये दूसरी तरह की एडवाइस है। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? अगर एक नया बंदा आता है, वो उसको ये दो चीज़ें सामने नजर आ रही हैं, एक बंदा कहता है यार मार्केट में रहो, जैसे MTL मिलेट ट्रैक्टर्स है, वो भी इतना नहीं है चला हुआ, ये चल रहा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इस तरह, या एटलस बैटरीज, या इस तरह के और एग्जांपल्स हैं जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं। तो कुछ लोग इसको डिस्करेज करते हैं। तो आपका क्या तो इसमें देखिए, व्यू है? मेरा इसमें व्यू ये है कि आपको वो करना चाहिए दैट वर्क्स फॉर यू। सही है, और पहले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगाएं, सीखें, और छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करेंगे, और जो भी आपके लिए काम कर रहा होगा, देखें, ये जो जो सही टाइम पे पकड़ लेना चीज को है ना, दैट वर्क्स फॉर सम पीपल। मुझे करने नहीं आता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, हर हर चीज पब्लिकली अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज का पिछले, मतलब 2023 की अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखें और आप स्टॉक प्राइस देखें और आप मार्केट कैप क्या हो गई देखते हैं, या आप अभी भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको कंप्लीट नो ब्रेनर लगे। जैसे मैंने GCIL का जो एग्जांपल दिया, उस तरह की आपको अभी भी चीजें मिलेंगी। शायद अब 1 टाइम अर्निंग्स पे नहीं मिलेंगी, और शायद अब 2-3 टाइम अर्निंग्स पे मिलेंगी, क्योंकि मार्केट कुछ बढ़ गई है। बट आपको बहुत दफा जो है ना वो, मतलब बहुत सिंपल लग रही होती हैं चीजें, और वो सारे आता है पढ़ने से, करने से। आप रिपोर्ट्स देख रहे होते हो, आप इंडस्ट्री में बात कर रहे होते हो। तो देखें, कोई भी तरीका गलत नहीं है। पीपल शुड डू व्हाट वर्क्स फॉर देम। पीपल शुड डू व्हाट वर्क्स फॉर देम। मैं ज़ाहिर है एक स्कूल ऑफ थॉट ही है कि भाई फंडामेंटल्स पे काम करूंगा, तो मैं फंडामेंटल्स पे काम करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास चार्ट्स खुले हुए नहीं होते, चार्ट्स हर वक्त खुले होते हैं। सब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कोई तरीका बना लेते हैं, और सबका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबको अपना टेम्परामेंट भी देखना होता है। जैसे मैं बहुत पेशेंट इंसान हूँ, मैं 2 साल 3 साल कोई चीज खरीद के वेट कर सकता हूँ। अभी तक क्योंकि इट हैज टर्न आउट वेल, तो मुझे अभी मजीद भी, आज भी कोई ऐसी चीज करने में प्रॉब्लम नहीं है। या अगर कोई क्लाइंट मुझे समझ आ गया कि भाई दिस इज अ क्लाइंट हु अंडरस्टैंड्स व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड ही और शी विल सिट इन द स्टॉक फॉर 2-3 years, तो फिर मैं रेकमेंड कर सकता हूँ वो चीज़। तो सबको अपना पर्सनल इन्वेस्टिंग स्टाइल भी देखना होता है, अपनी पेशेंस भी देखनी होती है। कुछ लोग बहुत पेशेंट होते हैं, कुछ लोग पेशेंट नहीं होते हैं। तो जो पेशेंट नहीं है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि आप टाइम पे खरीद तो शायद लेंगे, लेकिन आप जल्दी बेच देंगे। तो सबका अपना विद टाइम स्टाइल बन जाता है। आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपना स्टाइल, आपकी जिंदगी में जो जो हुआ है वो उसके ऊपर बेस करता है कि आप वेट कर पाते हैं चीज़ों में या नहीं। मतलब अगर आप हिस्टोरिकली देखें, तो देर आर एक्सपेरिमेंट्स जिसमें दो दो बच्चों को जो है वो बिठाया है, और दोनों को एक चॉकलेट दी है, और कहा है कि अगर 5 मिनट नहीं खाओगे तो 2 मिलेंगी या 3 मिलेंगी। और जिस बच्चे ने वो खा ली है, वो हैज नॉट डन एज वेल इन लाइफ, एंड जिसने वो चॉकलेट नहीं खाई और 5 मिनट वेट किया और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए वेट किया, वो देव बिन मोर सक्सेसफुल इन लाइफ, क्योंकि फिर वो जिंदगी में दूसरी चीजें करते हुए भी ये कर रहे होते हैं। आ, तो मेरा ख्याल है पेशेंस बहुत जरूरी होता है। बट हाँ, कुछ लोग जो है वो शायद प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि स्टॉक जब चलने वाला होता है। दिस ऑल्सो डज नॉट मीन कि आपको साइकिल टर्न होते हुए नजर आई नहीं है और आप खरीद के बैठ जाएं, कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको टाइम करना पड़ता है, आप सालों नहीं आपने बैठ बड़ी अच्छी सकते। एग्जांपल दी है। मेरे ख्याल में बच्चों के साथ मैं ये चीज़ ट्राई करूंगा। ये जो चॉकलेट की, उनको ये कॉन्सेप्ट समझाना जो है ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जांपल्स आई हैव हर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा, ये बताएं कि कैंप्स तो सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन गाइडेंस भी अवेलेबल है, लेकिन वट आई एम सीइंग मोर एंड मोर इज के बहुत बहुत सारी जो एडवाइस है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं।
लेकिन एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग। क्या ये अप्रोच ठीक है? मतलब जो हर चीज़ है, हालांकि नॉलेज तो आपका यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली जो एक्सपर्टीज हैं, जो कोर्सेज हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन कोर्सेज दीज डेज। तो सब लोग अपने अपनी चीज़ें कर रहे हैं। इस पे आपका क्या व्यू है कि इज दैट द राइट अप्रोच टू शेयर द नॉलेज? तो देखिए, हम फ्री में कर रहे होते हैं। कोई क्लाइंट भी आता है तो वो बहुत छोटा सा भी क्लाइंट होगा तो उसको बहुत पर्सनलाइज्ड एट टाइम सर्विस मिल जाती है। बट ना हम कोई कोर्सेज करते हैं, ना मैंने खुद कोई कोर्स किया है। बट अगर जाहिर है हर चीज़ की एक मार्केट अवेलेबल है। अगर आ, कोई अगर सिखा रहा है और पैसे चार्ज करना चाहता है और विलिंग बायर मौजूद है उसके लिए, और कोई सीखना चाहता है, तो इसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है अगर कोई कोई कोर्स करा रहा है। और देखें, दूसरा, कुछ लोगों को बहुत हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। ऐसा हो सकता है कि आप जो चीज़ 2 3 साल 4 साल में खुद सीख के करें, वो शायद आप 1 साल में कोई कोर्स करके सीख लें, मुझे पता नहीं है। बट बट मुझे ये लगता है कि अगर किसी चीज़ का विलिंग बायर और विलिंग सेलर मौजूद है तो वो चीज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इन फेवर होता हूँ इकोनॉमिक फ्रीडम, कि अगर कोई कोई चीज़ करना चाहता है तो उसको वो चीज़ करने की इजाज़त हो और रुकावटें ना हो। तो सही है। देखें, कुछ एक आर्ग्यूमेंट उसका ये है कि भाई इतना आता है तो कोर्स क्यों बेच रहे हो, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको नहीं लेनी है तो आप नहीं लो, लेकिन आप कोई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको फजूल में क्रिटिसाइज भी ना करो। देखिए, हम स्कूल यूनिवर्सिटी भी जाते हैं ना, लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। अगर आप, मेरा ख्याल है ये शायद स्टॉक्स के बारे में कोई चीज सीख के कुछ बहुत यूजफुल भी हो जाए, और शायद किसी किसी केस में जो है वो कोई यूनिवर्सिटी का 1 2 साल भी जाया हो जाए। तो जब हम यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को पैसे देने के लिए तैयार हैं तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं लगता अगर कोई इस तरीके से सीखना चाहता है। देर आर वेज टू लर्न फॉर फ्री, और कर करके सीखते हो आप। और आप यूट्यूब पे और amazon पे किताबों में जो है ना वो सब कुछ अवेलेबल है फॉर फ्री। बट अगर आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने बताया कि आपने ज़्यादा जो लर्निंग है वो खुद से की है, तो आपकी जो लर्निंग है, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है? जैसे आपने एक तो बताया कि यूट्यूब के ऊपर आप अच्छे जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वॉरेन बफेट हो गए, मोनिश हो गए, और इंडियन जो लोग हैं एक्सपर्ट्स हैं फील्ड, उनकी आप वीडियो से देखते रहते हैं, उनसे नॉलेज गेन करते हैं। और आप क्या क्या करते हैं अपने नॉलेज को देखिए, बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए? पहले बहुत वक्त तक तो जो है मैं किताबें पढ़ता था। वो कुछ साल से आदत जो है वो खत्म हो गई है, जो कि वापस शुरू करने की बहुत दफा कोशिश हुई है, लेकिन बस टाइम जो है ना वो नहीं मिलता है। तो अभी हो जाता है कि दफ्तर जाते हुए, दफ्तर से आते हुए यूट्यूब पे एक वीडियो लगाई और एक वीडियो खत्म हो गई। और वो आपके पास ऑप्शन होता है 1.5x 2x करने का, तो आप यू कैन गो थ्रू a lot of content very very quickly। बट हाँ, शुरू में पीटर लिंच की किताब पढ़ी, मोनीश पबराई की किताब पढ़ी, ब्रूस ग्रीनवॉल्ड एक कोलंबिया के प्रोफेसर हैं उनकी किताब पढ़ी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी बेन ग्रैम की, गाय स्पियर की एक किताब पढ़ी, आ, एक विटनी टिल्सन की कोट्स की किताब है, वो बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़ी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें पढ़ी। और जाहिर है जब आप साथ साथ प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हो तो आप सीखते जाते हो। दूसरा, फिर जाहिर है सीएफए चार्टर किया तो उसमें एक इक्विटी का पोर्शन है, उसमें एक इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, वो पूरा किया। जाहिर है यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ा था। कुछ जो हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि उसके एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि वो चलाने की वजह से जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस आया है, और क्योंकि कंपनी चलाने में हेल्प की एक्चुअल, तो दैट हैज़ मे बी मेड मी अ स्लाइटली बेटर इन्वेस्टर देन आई वाज बिफोर। उससे पहले जाहिर है करीमाबाद में दुकान पे बैठा 2 3 साल, ए लेवल्स यूनिवर्सिटी का कुछ पार्ट। तो जाहिर है वहां पे तुझ धंधा करना सीखा कि भाई कौन सी कंपनी का बिकता है माल, किसका नहीं बिकता है, किसकी मार्केट में क्या पोजीशन होती है तो उसको उधार मिलता है, किसकी मार्केट में क्या पोजीशन होती है तो उसको उधार देना पड़ता है, कौन ज्यादा रिटर्न बना गया, कौन सी कंपनीज बड़ी हो गई, कौन सी नहीं हुई। तो सारे बहुत सालों से बहुत चीजें देख रहे हैं, तो वो अब छोटी छोटी केसेस में अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे फर्ज करें कि भाई हम ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इसमें कुछ ओईएम्स को सप्लाई करते हैं, तो अब जब ओईएम्स को सप्लाई करते हैं तो समझ में आ गया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। इसको अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास कस्टमर आ गया है तो इसके ना मतलब क्या है, और एक्चुअली बैरियर टू एंट्री है या नहीं। समझ में आया कि भाई कोई बड़ा कस्टमर लाना कितना मुश्किल होता है। तो अब मुझे पता है कि भाई कोई कंपनी है, और कोई कंपनी है और कह रही है मेरे पास ये 4 कस्टमर आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये कितनी कि इस मोड की क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में। तो इस तरह की चीजें समझ में आई, तो वो होने की वजह से जो है वो स्पेल बहुत अच्छा 12 14 रुपए पे समझ में आ गया, फिर वो बहुत रैली कर गया। तो
अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और हो रहे हैं, और उन्होंने लिखा हुआ है अपनी क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स में कि भाई ये होने जा रहा है। फिर जो पीएसएक्स ने बहुत जबरदस्त एक चीज स्टार्ट की है वो एनालिस्ट ब्रीफिंग्स की है। एनालिस्ट ब्रीफिंग का लिंक होता है, आप किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट से साल में 1 दफा 2 दफा 3 दफा डायरेक्ट बात कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। फिर एजीएम्स भी अवेलेबल हैं। तो 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 जिसको जिसको सीखना होगा और समझना होगा वो उसके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एंड एवरीथिंग अवेलेबल ऑनलाइन। यू नीड अ डेस्क, यू नीड अ लैपटॉप या कंप्यूटर एंड यूर गुड। ऑसम, थैंक यू वेरी मच यूसुफ। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आपके साथ गपशप लगी है और काफ़ी कुछ है, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है इसको कंक्लूड करते हैं। और इंशाल्लाह दोबारा आपको जहमत देंगे किसी टाइम। आप जब इस्लामाबाद तशरीफ लाएं तो मुझे ज़रूर बताएं, तो फिर हम मिल के बैठेंगे और फिर इसके ऊपर मज़ीद हम गपशप लगाएंगे। थैंक यू इंशाल्लाह, वेरी मच फॉर जॉइनिंग, आपके टाइम का बहुत बहुत ऑलवेज शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू अली Thank भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसी तरह का सुपर रेलेवेंट एंड सुपर पावरफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इस चैनल पे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बाय नाउ।